लोकार्पण किया गया है और कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही मुख्य अतिथि के तौर पर आपको बताते चले कि शामिल भी हुए हैं और इसके साथ ही कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र, सेनाधिकारी, स्कूल और इसके साथ ही प्रबंधन और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता का यह मंत्र जिसे अक्सर, जिसके बारे में श्री मंजीत नेगी जी ने अपने उद्बोधन में कहा भी, वे अक्सर इस बात को कहते थे और हर व्यक्ति को इस बात के लिए प्रेरित भी करते थे कि हतो वा प्राप्त से स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष से महीन। यानी अगर युद्ध भूमि में शहीद हो जाओगे, बलिदान हो जाओगे तो स्वर्ग का उपभोग करोगे, जीतोगे तो धरती का राज करोगे। या एक सैनिक के साथ साथ हर नागरिक पर बराबर लागू होता है। याद करना, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारतवासियों का आह्वान किन मुद्दों पर किया था। उन्होंने एक ही बात कही थी कि 2022 में भारत अपनी आजादी का 75 वर्ष पूरा कर रहा था। तब उन्होंने कहा हमें 100 वर्षों की एक कार्य योजना को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। आजादी के बाद देश के अंदर क्या हुआ? हमने अधिकारों के संरक्षण की बात तो की, लेकिन कर्तव्यों की बात नहीं की। और आज मुझे स्मरण है, मैंने एक बार जनरल रावत से पूछा, मैंने कहा जनरल साहब मुझे बात बताइए कि आपने देश के अंदर सेना का मोर्चा विपरीत परिस्थितियों में उन क्षेत्रों में भी लिया है जहां पर सामान्य दिनों में टेम्परेचर -20, -40 तक होता है, यानी जमा देने वाले। कैसे वहां कार्य होता है? उन्होंने मुझसे गीता का एक श्लोक बोला। उन्होंने कहा योगी जी, इसका रहस्य है योगः कर्मसु कौशलम। मैंने कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा इसका मतलब यह है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कार्य करते रहो, मेहनत। तो मैंने कहा उसमें क्या करते हैं, क्योंकि सामने तो दुश्मन की ठिकाने होते हैं। उन्होंने कहा उसमें भी हम कोई कार्य मिले, ठीक नहीं मिलता है तो पहले खाई खोदते हैं, फिर उसको पाटते हैं, फिर खोदते हैं, जिससे व्यक्ति ऊर्जावान, उसकी ऊर्जा बनी रहे और खून जमने न पाए। ये कर्म की प्रेरणा, निष्काम कर्म की प्रेरणा। चौथा प्रण जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था वह है सामाजिक एकता पर बल, समाज को जोड़ना। तोड़ने के लिए तो बहुत लोग हैं, कोई जाति के नाम पे तोड़ रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पे तोड़ रहा है, कोई भाषा के नाम पे बांट रहा है, तमाम अन्य बातों के आधार पर। और जितने भी तोड़क तत्व हैं, जब ये सत्ता में आते हैं केवल अपने परिवार के लिए सोचते हैं, अपने परिवार की प्रॉपर्टी विदेश में बनाते हैं। कोई विदेश में होटल खरीदता है, कोई द्वीप खरीदता है, देश का पैसा वहां जाता है, भारत को दलिद्र करने के सारे षड्यंत्र करते हैं, देश को विभाजित करने का पाप करते हैं। ये लोग वही पाप कर रहे हैं जो जाति के नाम पर समाज को बांट रहे हैं, क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज को बांट रहे हैं। गोरखपुर में जो फर्टिलाइजर कारखाना चल रहा है ना, 1990 के पहले ऐसे ही चलता था। 1990 में बंद हो गया था।
1980 के दशक में इसमें एक बीमारी घुसी थी, यही कि हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, और वह दीमक की तरह इतना खोखला इसको बना दिया कि 1990 में एक बार बंद हुआ, हमेशा के लिए बंद हो गया। अब सोचो, इस कारखाने को लगाने के लिए मुझे 1996 से लेकर के 16 तक 20 वर्षों तक लगातार संघर्ष करना पड़ा था। लगातार 20 वर्षों तक संघर्ष किया था। सड़क से संसद तक की लड़ाई लगातार करता रहा, और तब 16 में बना। आप मुझे बताओ, आज कारखाना भी चल गया, पहले से तीन गुनी क्षमता पे चल रहा है कारखाना, नया कारखाना, नई टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग यहां पे स्थापित करवाए। और अगर कारखाना बना है तो फर्टिलाइजर कारखाने के साथ ही सैनिक स्कूल भी बन गया है। सैनिक स्कूल, कितने शानदार सैनिक स्कूल का प्रांगण है। सैनिक स्कूल के कार्यक्रम में, जब इसके उद्घाटन कार्यक्रम में हमने तत्कालीन उपराष्ट्रपति जी को आमंत्रित किया था, और मेरी इच्छा थी, मैंने 19 में जब सैनिक स्कूल के बारे में कार्यक्रम आगे बढ़ाया था, तो 20 में इस पर चर्चा करने के लिए ही मैंने एक बार जनरल बिपिन रावत जी के साथ में बैठा था। उन्होंने एक परिकल्पना दी थी, इस रूप में बने, अच्छा होना चाहिए, और मेरी इच्छा थी कि इसके उद्घाटन कार्यक्रम में वो आए, लेकिन देवयोग से हमारे बीच में नहीं रही। लेकिन उनकी उपस्थिति, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है, वो अपनी उपस्थिति का एहसास कराती है। आज सैनिक स्कूल में उनकी प्रतिमा, यहां का आर्किटेक्चर, यहां का उनकी स्मृति को और उनकी जीवंतता को, उनकी अजर और उनकी अमरता को हम सबकी स्मृति में सदैव बनाए रखेगी। बलिया जिले में ही आयोजित 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय कुश्ती प्रतियोगिता के शुभारंभ कार्यक्रम में पहुंचे बीजेपी नेता ब्रजेश पाठक ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर की राजनीति पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश यादव की नीतियों और बयानबाजी को आलोचना का भी विषय बताया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि ब्रजेश पाठक ने कहा कि अखिलेश यादव राष्ट्रीय विवादास्पद बयान देकर ही केवल मुस्लिम दृष्टिकरण और इसके साथ ही वोट पाने की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा है कि वंदे मातरम की गंभीरता और सम्मान हर देशवासी स्वीकार करता है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल इसे केवल ही चुनावी फायदे के लिए मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान ही कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों और दर्शकों के बीच में उत्साह का माहौल भी देखने को मिला है। और इसके साथ ही ब्रजेश पाठक ने युवाओं से खेलों और देशभक्ति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने की भी अपील की है। तो युवाओं को देशभक्ति का संदेश दिया गया है। और इसके साथ ही ब्रजेश पाठक का तीखा हमला देखने को मिला, जहां पर अखिलेश पर तुष्टीकरण के भी उन्होंने आरोप लगाए। और इसके साथ ही वंदे मातरम सम्मान, ये जो मुद्दा है, उसको लेकर बयानबाजी साफ तौर पर देखने को मिली है। तो ब्रजेश पाठक का तीखा हमला देखने को मिला। और इसके साथ ही आपको बता दें कि बयानबाजी वंदे मातरम को लेकर देखने को मिल रही है। अखिलेश यादव जी पूरी तरह से दिग्भ्रमित है। वंदे मातरम की गंभीरता को, वंदे मातरम की सम्मान एकदम पूरा देश का हर वासी अपने मंत्री स्वीकार करता। अखिलेश यादव की मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से, वोट की वजह से तरह तरह की अनर्गल बयानबाजी करते हैं। और अखिलेश यादव जी कांग्रेस पार्टी एक बार अपने गिरेबान में जीवन है। ये वो लोग हैं, जैसा मैंने अभी उद्बोधन में कहा, कि देश में इमरजेंसी थोपने वाले लोगों के साथ कहानियां डालकर अखिलेश यादव जी चल रहे हैं। समय आने पर प्रदेश जनता इनको जरूर इसका जवाब देगी।
पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम की विश्वसनीयता पर ही गंभीर सवाल उठाते हुए बैलेट पेपर से ही चुनाव कराने की मांग दोहराई है। अखिलेश यादव ने साफ कह दिया है कि चुनाव बैलेट पेपर से ही होने चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के इस्तेमाल पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि देश भर में ईवीएम की ही पारदर्शिता को लेकर जनता के बीच में शंका बनी हुई है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए मैनुअल वोटिंग जो है वो प्रणाली जरूरी है। बढ़ती सर्दी के मद्देनजर रामपुर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है और इसी क्रम में ही जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने जिला अस्पताल में बनाए गए स्थायी और अस्थायी रेन बसेरे का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान ही उन्होंने वहां पर उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली है और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। अधिकारी आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने यह भी जानकारी दी है कि ठंड बढ़ने के साथ ही शहर में व्यवस्थाओं को मजबूत किया गया है। जिला अस्पताल में मरीजों के ही तीमारदारों के रुकने के लिए भी एक स्थायी रेन बसेरे के साथ साथ एक टेम्परेरी रेन बसेरा भी तैयार किया गया है, जिससे रात में ठहरने वालों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। तो रेन बसेरे को लेकर डीएम ने निरीक्षण किया है। शहर के चौराहों पर भी अलाव की व्यवस्था की जा रही है। ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे मौसम विभाग द्वारा ही लगातार अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। बच्चों और बुजुर्गों को अलर्ट रहने के लिए लगातार चेतावनी दी जा रही है। वहीं पर अब डीएम भी सर्दी को लेकर अब सख्त नजर आ रहे हैं और निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। रेन बसेरों का निरीक्षण किया उन्होंने और इसके साथ ही हिदायत भी दी है कि ठंड में सभी की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। देखिए, जो सर्दी का मौसम है, इसके शुरू होते ही पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। इसमें जो शहरी क्षेत्र है उनमें रैन बसेरे बनाए गए हैं और आज विशेष रूप से हम यहाँ जिला अस्पताल में उपस्थित हैं। यहाँ पे एक परमानेंट रैन बसेरा भी है और एक ये टेम्परेरी रैन बसेरा और क्रिएट किया गया है, ताकि मरीजों के साथ जो तीमारदार आते हैं वो रात्रि विश्राम यहाँ पे आसानी से कर सकें। इसके साथ ही जो शहर के मुख्य चौराहे हैं, मेन पॉइंट्स हैं, मार्केट्स हैं, वहाँ पे अलाव की व्यवस्था की गई है और साथ ही साथ जो है शहर में जो बाहर रात्रि के समय रह रहे हैं और जो गरीब व्यक्ति हैं जिनकी आय कम है, उनको कंबलों का वितरण भी जो है किया जा रहा है। वहीं सीतापुर जिले में एक बड़े प्रशासनिक मामले ने हलचल मचा दी है। अदालत के आदेश पर पूर्व एसडीएम और वर्तमान में राजस्व परिषद में ही तैनात पीसीएस अधिकारी आरडी राम के ही खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ये कार्रवाई जमीन के बताया जा रहा है गलत नामांतरण के जुड़े गंभीर आरोपों के बाद की गई है। वहीं आपको बता दें, पूर्व एसडीएम सहित कुल 14 लोगों पर आरोप है कि उन्होंने नियमों के वितरित तरीके जो है उसके संबंधित भूमि का नामांतरण किया और पीड़ित पक्ष ने ही पंचायत स्तर पर न्याय न मिलने के बाद अदालत का रुख किया है। आपको बता दें कि मामले की सुनवाई के दौरान ही कोर्ट ने इसे गंभीर मानते हुए तत्काल एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और जल्द ही जिम्मेदार अधिकारियों के पूछताछ जो है उसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। तो अदालती आदेश पर मामला दर्ज किया गया है। पीसीएस अधिकारी पर गंभीर आरोप लगे हैं। मामले की जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। तो पीसीएस अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व एसडीएम पर भी एफआईआर दर्ज का मामला सामने आया। सीतापुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि भूमि नामांतरण घोटाले में कार्रवाई को लेकर ये बड़ी अपडेट सामने आई है, लेकिन वहीं अब पुलिस पूरे मामले की छानबीन की बात कर रही है।
सोनभद्र जिले के ही रजखड़ घाटी में शराब तस्करी के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया है। चावल की बोरियों से ही लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, लेकिन जैसे ही राहत कार्य शुरू हुआ पुलिस को शक हुआ और बोरियों के नीचे से ही निकला पंजाब का ही बताया जा रहा है मार्का इंग्लिश शराब का भारी जखीरा, और जिसके बाद पुलिस की सतर्कता से ही सामने आया और ये बड़ा रैकेट हजारों शराब की भरा हुआ था, जिन्हें चावल के नाम पर ही छिपाकर ले जाया जा रहा था। बरामदगी का ही कुल मूल्य करीब 65 लाख रुपए भी बताया जा रहा है। तो सोनभद्र से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर शराब तस्करी रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। चावल की बोरियों में ही शराब छिपी हुई थी, ऐसा मामला सामने आया और पलटे ट्रक से ही ये पूरा रैकेट जो है उसका खुलासा हुआ है। पुलिस ने पकड़ी शराब से 65 लाख की ही ये कीमत जो है बरामद हुई शराब की बताई जा रही है। तो सोनभद्र से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी मिली है। शराब जो है वो बरामद की गई है। अवैध रूप से शराब लेके जाई जा रही थी चावल की बोरियों में, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी करते ही पूरी शराब की बोतलें जो है वो बरामद कर ली है। आपको बता दें कि चावल की बोरियों में ही छिपाकर शराब लेकर जाई जा रही थी, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन करते हुए गिरोह का पर्दाफाश किया है। गोवा में हुए दर्दनाक हादसे के बाद गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट एक्शन मोड में आ गया है। पुलिस कमिश्नर ने ही फायर, बिजली और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम गठित कर नोएडा के सभी रेस्तरां बार की ही व्यापक जांच शुरू कर दी है। शहर के 163 रेस्तरां बार में ही फायर फाइटिंग और इसके साथ ही इक्विपमेंट, एंट्री एग्जिट पॉइंट और विद्युत वायरिंग और इसके साथ ही एनओसी की गहन जांच की जा रही है। आपको बता दें कि टीमें मौके पर सुरक्षा मानकों का बारीकी से निरीक्षण कर रही है, ताकि किसी भी तरह की लापरवाही को समय रहते रोका जा सके। वहीं पर नोएडा पुलिस का कहना है कि ये अभियान शहर में ही सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने और इसके साथ ही किसी भी संभावित दुर्घटना को रोकने के लिए चलाया जा रहा है। तो नोएडा बार पर सख्त जांच की जा रही है। 163 रेस्तरां बार की चेकिंग का मामला सामने आया, जहां पर फायर एनओसी मानकों की पड़ताल भी की जा रही है। दुर्घटनाओं पर रोक लगाने को लेकर यह कार्रवाई की जा रही है। संयुक्त टीमों का ही ऑपरेशन जो है वो लगातार किया जा रहा है। तो नोएडा बार पर सख्त जांच की जा रही है पुलिस द्वारा, और इसके साथ ही पुलिस बार में जाके छानबीन भी कर रही है और कोई बड़ी दुर्घटना ना हो, इसको लेकर लगातार पुलिस द्वारा छानबीन की जा रही है। एक 163 रेस्तरां बार पर यह छानबीन की गई है। फायर एनओसी मानकों की भी पड़ताल पुलिस द्वारा की जा रही है। आपको बता दें कि बार में जाकर पुलिस के द्वारा ही छानबीन लगातार जारी है और दुर्घटनाओं पर रोक लगाने को लेकर ये लगातार कार्रवाई जारी है। और इसके साथ ही कोई बड़ी दुर्घटना ना हो, इसको लेकर पुलिस के द्वारा ये छानबीन की जा रही है। संयुक्त टीमों का ही ये ऑपरेशन शुरू हुआ है और ये ऑपरेशन लगातार 163 बताया जा रहा है रेस्तरां बार में चलाया जा रहा है, जहां पर मौके पर पहुंच के पुलिस छानबीन कर रही है और इसके साथ ही लोगों से पूछताछ कर रही है। एनओसी को लेकर भी पड़ताल जो है पुलिस द्वारा किया जा रहा है। कि गोवा में एक दुखद घटना घटित हुई है, उसके मद्देनजर जो है कमिश्नर मैडम गौतम बुद्ध नगर से ऊपर से भी हम लोगों को निर्देशित किया गया है कि गौतम बुद्ध नगर में जितने भी बार एंड रेस्टोरेंट्स हैं उनकी चेकिंग की जाए और सारे ही रेस्टोरेंट्स की चेकिंग की जाए। कोई भी उसमें रेस्टोरेंट्स को छोड़ा ना जाए और यहाँ के लोग परेशान भी ना हो। उसके मद्देनजर जो है हम लोग इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से, एक्साइज डिपार्टमेंट से एक टीम तैयार करके चेकिंग कर रहे हैं। और हमने कल भी 12 चेक किए थे, आज अभी हम चेक कर रहे हैं, गार्डन गैलेरिया में है। यहाँ आप जानते हैं कि 1 तारीख को भीड़ भी काफ़ी होती है, उसके मद्देनजर भी हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। अभी तक हमें फायर फाइटिंग सिस्टम्स जो है वो सही पाए हैं। आप पीछे देख लें, अलार्म भी वर्किंग कंडीशंस में है, सुनाई दे रहा होगा आपको। तो हमारी इस बात पे जो है ध्यान केंद्रित है कि हमारे गौतम बुद्ध नगर में इस तरह की घटना जो है उसकी पुनरावृत्ति ना हो, उस तरह की जो है घटना हमारे यहाँ घटित ना हो। 31 दिसंबर को यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में लोग इकट्ठे होते हैं और न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं।
और ये कार्यक्रम 2-3 दिन लगभग चलता है। तो वैसे तो प्रत्येक वर्ष हम इन सब चीज़ों को एक बार 31 दिसंबर से पहले खुद भी चेक करते हैं। इस बार एक संयुक्त टीम, जैसे कि तत्काल एक घटना गोवा वाली है, उच्च अधिकारी को निर्देश बना दी गई है। इसमें फायर, एक्साइज और इलेक्ट्रिकल मिला के चेक कर रहे हैं किसी अप्रिय घटना का ना हो। और जिस दिन भी हम लोग रहेंगे, हालांकि 30-31 को मुस्तैद रहती है एक्साइज की टीम भी मेजर जगह पे, और प्रयास यही रहेगा इस तरह की घटना होगी पुनरावृत्ति ना। जनपद पुलिस ने तकनीक का उपयोग करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। SEIR पोर्टल की मदद से पुलिस ने चोरी, स्नैचिंग और खोए हुए कुल 83 मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक स्वामियों को सौंप दिए हैं। आपको बताते चले कि बरामद मोबाइलों की अनुमानित बाजार कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई जा रही है। और इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें कि पुलिस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने पूरी कार्रवाई की है। और इसके साथ ही इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर पीड़ितों को ही उनके मोबाइल फोन स्वयं उनके सौंपने के और इसके साथ ही मोबाइल मिलने पर कई लोगों के चेहरे भी खिलते हुए साफ तौर पर नजर आए हैं। तो कौशाम्बी से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कई मोबाइल फोन जो बरामद हुए हैं उनके मालिकों को सौंप दिया गया है। और इसके साथ ही मोबाइल फोन की कीमत काफी ज्यादा बताई जा रही है। 83 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। और इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता भी कर इसकी जानकारी दी है। और जो मोबाइल स्वामी थे उनको उनके फोन सौंप दिए गए हैं। वहीं अंबेडकर नगर जिला पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को और मजबूत करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक ने डायल 112 के 11 नए वाहनों को पुलिस लाइन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये सभी नई स्कॉर्पियो गाड़ी पुराने वाहनों की जगह डायल 112 बेड़े में ही शामिल की गई हैं। और पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि नई गाड़ियों के आने से आपातकालीन सेवाओं में तेजी आएगी और घटनास्थल पर पुलिस की पहुंच का समय कम होगा। तो कानून व्यवस्था के लिए डायल 112 गाड़ियों का जो आगमन है वो देखने को मिला। और इसके साथ ही आपको बता दें कि दुर्घटना कम होगी ऐसा कहा जा रहा है। और एसपी ने हरी झंडी भी दिखाई है इन गाड़ियों को। तो बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर डायल 112 के 11 नए वाहन रवाना किए गए हैं। डायल 112 के 11 नए वाहन रवाना किए, जिसके चलते बताया जा रहा है कि ये नई उपलब्धि जो है वो देखने को मिली है, जिसके चलते दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल।